नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और बढ़िया परफॉर्म कर रहे होंगे पर्सनल फ्रंट पे और प्रोफेशनल फ्रंट पे। तो चलिए आज हम पहले सेक्शन को, पहले पार्ट को इस बुक का जिसका नाम है डीक्लटर योर थॉट्स, इसको आज हम स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। आज हम इसका पहला सेक्शन जो है, पहला पार्ट है, उसको डिस्कस करेंगे। उसके 4 सेक्शन हैं। 4 सेक्शन में से जो पहला सेक्शन का जो पहला पार्ट है वो दैट इज़ 4 कॉजेज़ ऑफ मेंटल क्लटर। आज हम इसको पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका नाम है 4 कॉजेज़ ऑफ मेंटल क्लटर। ऑथर इसके, जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया, ये बुक जो है को ऑथर बाय स्टीव जे स्कॉट एंड बैरी डेवनपोर्ट है। ये दोनों अमेरिकन ऑथर हैं, इनके द्वारा की गए हैं। ऑथर कहते हैं कि जो हमारे नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, इनको एलिमिनेट करने से पहले हमें ये देखना चाहिए, ये समझना चाहिए कि ये इनके पीछे आने का कारण क्या है, ये कहाँ से आते हैं, उनका रीज़न क्या है। तो इन्होंने, ऑथरों ने ये जो हैं 4 रीज़न्स या 4 कॉजेज़ आइडेंटिफाई किए हैं, जो कि इस तरह से हैं। पहला है डेली स्ट्रेस, दूसरा है पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, थर्ड इज़ टू मच स्टफ एंड फोर्थ इज़ नेगेटिविटी बायस। तो अब ये 4 जो कॉजेज़ हैं, इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला जो है डेली स्ट्रेस, इसमें क्या है कि जो एक्सेसिव स्ट्रेस है, जो वो है इसका कारण लोगों की, कह लीजिए, जो फील करते हैं, शॉक्ड फील करते हैं, स्टन्ड फील करते हैं, या एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, नेगेटिविटी में चले जाते हैं। उसका कारण जो है एक्सेसिव स्ट्रेस है, जो कि अननेसेसरली है, जिनकी ज़रूरत नहीं है, हम अननेसेसरली अपने ऊपर ले लेते हैं। और ये कहाँ से आती है? बेसिकली ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड इसके रीज़न है, फिज़िकल क्लटर है, या कह लीजिए एंडलेस चॉइसेस हमारे पास होती हैं। ये 2-3 कारण हैं जिसकी वजह से जो हम एक्सेसिव स्ट्रेस हम ले लेते हैं। और ये फिर किस चीज़ को ट्रिगर करते हैं? ये ट्रिगर करते हैं हमारी जनरलाइज एंग्जाइटी बढ़ती है, हमारा पैनिक अटैक्स आते हैं, हमें फॉर डिप्रेशन में चले जाते हैं, और इसके रिज़ल्ट में ये चीज़ें हमें उसका एंड रिज़ल्ट होता है। और अगर ये जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम इनको लॉजिकल, जो हमारी वरीज़ हैं, जो कि जेन्युइन वरीज़ हमारी किसी भी काम करने में आती हैं या होती हैं, अगर उनके साथ कलबब करते हैं तो हमें और फिज़िकल प्रॉब्लम्स आती हैं। फिज़िकल वरीज़ या फिज़िकल इश्यूज़ आते हैं। वो किस तरह के हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल स्लीपिंग में प्रॉब्लम आती है, मसल पेन होते हैं, हेडेक होता है, चेस्ट पेन होता है, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि स्टमक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस होती हैं। तो इस तरह के जो हैं हमें फ़िज़िकल इश्यूज़ या फ़िज़िकल एलिमेंट्स शुरू हो जाती हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने भी ये फाइंड आउट किया है कि जो स्ट्रेस और फिज़िकल एलिमेंट्स हैं या फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं, इनमें आपस में बहुत बड़ा कोरिलेशन है। जितनी आपकी स्ट्रेस बढ़ेगी, उतनी आपकी जो फिज़िकल प्रॉब्लम या फिज़िकल एलिमेंट्स जो हैं वो बढ़ेंगी। एक डैन हैरिस करके जेंटलमैन हुए हैं, वो ABC न्यूज़ एंकर हुए हैं, और वो उनको फुल ब्लोन पैनिक अटैक हुआ जबकि वो लाइव टेलीविज़न कास्ट पे थे, लाइव प्रोग्राम उनका चल रहा था, तब उनको पैनिक अटैक हुआ। उसका रीज़न उसके पीछे ये था कि उनकी जो जॉब थी वो बड़ी स्ट्रेसफुल, डिमांडिंग और कॉम्पिटिटिव थी। वो हमेशा स्ट्रेस में रहते थे, क्योंकि वो उस दौरान इराक, ईरान, वो जो वॉर का टाइम चल रहा था, उस वक्त वो लाइव स्ट्रीमिंग करते थे, उसके बारे में सारा वो टेलीविज़न पे उनका जो चलता था प्रोग्राम। तो उसके मेन कह लीजिए एंकर थे वो।
तो उसकी वजह से वो ऑलवेज़ वो स्ट्रेस में रहते थे, काफ़ी डिमांडिंग जॉब होने की वजह से एक्सपेक्टेशन उनसे काफ़ी होती थी लोगों को। तो उस चक्कर में वो स्ट्रेस के रहते हुए फिर वो खुद ही अपनी सेल्फ मेडिकेशन करते थे, कुछ कह लीजिए रिक्रिएशनल ड्रग्स लेनी शुरू कर दी उन्होंने। उनका रादर उनको नेगेटिव इफेक्ट हुआ इन द सेंस कि वो उनका पैनिक अटैक जो उनका ट्रिगर कर दिया, वो भी तब जब वो लाइव थे टेलीविज़न पे। उन्होंने रादर बताया कि बाद में कि उनको कैसा फील हो रहा था जब ये उनको पैनिक अटैक हुआ, तो उनको कैसे नम्बनेस महसूस हो रही थी, उनको सर उनका चकरा रहा था, उनको ऐसे लग रहा था कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। तो इस तरह की जो फीलिंग्स हैं, तो ये एक नॉर्मल है इस तरह के जब अटैक्स पैनिक अटैक्स होते हैं। लेकिन ये जो नेगेटिव एक्सपोजर जो हैं, ये हाई प्रेशर डिमांडिंग जो एनवायरनमेंट में है, ये ट्रिगर करते हैं और इस चीज़ को हमें देखना चाहिए कि कैसे हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। सेकंड इसमें कॉज जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया, दैट इज़ पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। इसमें ऑथर कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ चॉइस ये जो है हमारी जो सो कॉल्ड डेवलप कंट्रीज़ जो हैं या फ्री सोसाइटीज़ में हैं, एक बहुत बड़ा इसको माना जाता है कि बहुत बड़ा राइट है या बहुत अच्छी चीज़ है ये फ्रीडम ऑफ चॉइस। बट कहते हैं इसका जो देखा जाए लॉन्ग टर्म में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे या इंडिविजुअल्स पे, वो इस तरह से कि उनकी मेंटल हेल्थ पे ये नेगेटिव असर पड़ता है। वो किस तरह से पड़ता है उसको हम डिस्कस करते हैं। वो इस तरह से है कि एक बैरी स्कैवर्ड करके साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने ही ये वर्ड जो है पैराडॉक्स ऑफ चॉइस ये कॉइन किया। इसका मतलब है कि जैसे हमारे पास किसी चीज़ को चॉइस करने की हमारे पास कह लीजिए चॉइस आपके पास बढ़ती है, आपके पास यू कैन चॉइस फ्रॉम एन नंबर ऑफ थिंग्स। आपके पास कहने का मतलब आपके पास इंस्टेड ऑफ हैविंग लिमिटेड अमाउंट ऑफ चीज़ों से आप चॉइस करें, आपके पास चॉइस करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो उसका आपको नुकसान होता है। नुकसान वो इस तरह से होता है कि ना आपको एंग्जाइटी बढ़ती है, आपको अनडिसीजन होता है, पैरालिसिस हो सकता है, डिससेटिस्फेक्शन होती है। इसकी उन्होंने बताया कि आपके पास नो डाउट ऑब्जेक्टिवली आप बढ़िया फील करते हैं क्योंकि आपके पास चॉइसेस ज़्यादा बढ़ जाती हैं, आप चॉइस ज़्यादा वैरायटी आपके पास बढ़ जाती है चॉइस करने के लिए, नो डाउट। बट आप हैप्पी नहीं होते हैं। उसका कारण एक दो एग्जांपल दिए हैं ऑथर ने। जैसे कि आप ग्रॉसरी शॉप में जाते हैं, आपने कोई कप ऑफ ग्रॉसरी का कह लीजिए कॉफ़ी का सेट लेना है या चाय का एक चाइना ग्लास का सेट लेना है आपने कॉफ़ी का, तो आपके पास 10 मिनट में आपने परचेज़ करना है और आपके पास एक दुकान में या एक ग्रॉसरी स्टोर में आपने आउट ऑफ 100 वो चूज़ करना और दूसरी में आपने 2000 में से चूज़ करना है। तो अगर नो डाउट आप 2000 में से चूज़ करना बेटर प्रेफर करेंगे, आपके पास वो अच्छा लगेगा कि आपके पास वैरायटी बढ़ गई। बट आपके लिए चूज़ करना उसमें से आपके लिए एक परेशानी बन जाएगी क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। रादर यू विल बी कन्फ्यूज्ड कि मैं कौन सा पसंद करूँ, कौन सा ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है। तो इट विल बी सॉर्ट ऑफ हैविंग अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन यू in terms of anxiety, indecision and this dissatisfaction। और इसी तरह से कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने एग्ज़ाम्पल उसकी दी है जीन्स की। जैसे जीन्स में काफ़ी वैरायटीज़ होती हैं कि बैगी फिट है, बूट कट है, स्किनी है, वाइड रैग है, विंटर वॉश है, बटरफ्लाई है, ज़िपर है। तो ये इतनी सारी चॉइसेस हो जाती हैं, तो इनमें से आपको चूज़ करना अपने आप में एक कह लीजिए हरकुलिन टास्क हो जाती है आपके लिए कि आप किसको पसंद करें, किसको ना करें, किसको छोड़ें, किसको पकड़ें। तो ये अपने आप में एक सरदर्दी खड़ी हो जाती है क्योंकि आपके पास वैरायटी जो है बढ़ जाती है चूज़ करने के लिए, आपकी चॉइस करने के लिए। सो दिस इज़ कॉल्ड द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस।
आप जो कह लीजिए कि सिंपल परचेज़ होती है, सिंपल परचेजिंग आपने करनी होती है, वो कॉम्प्लिकेट हो जाती है रादर इंस्टेड ऑफ सिंप्लीफिकेशन। ये जो इसमें आप कहते हैं सफोकेटेड हो जाते हैं और आपका डिसीजन मेकिंग वो पूर हो जाता है और आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो फुलफ़िल नहीं होती है। इसी तरह से ऑथर्स ने एग्जांपल दी हैं जो जितने बड़े एंटरप्रेन्योर्स हुए हैं, जैसे कि मार्क ज़करबर्ग हुए हैं, स्टीव जॉब हैं या बराक ओबामा हैं, उनकी एग्जांपल दी हैं कि वो लोग जो हैं अपने वार्डरोब्स वगैरह हैं वो अपने बहुत कम रखते हैं, लिमिटेड रखते हैं। और जैसे कि एग्जांपल दी है उन्होंने बराक ओबामा की, वो कहते 2 तरह के सूट ही पहनते हैं, ग्रे एंड ब्लू। और उनको पूछा गया कि आप ये 2 तरह के क्यों रखते हैं, आप तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, आप ये लिमिटेड क्यों रखते हैं। तो उनका सिंपल सा जवाब था कि वो उन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम एनर्जी अपना वेस्ट नहीं करना चाहते डिसीजन मेकिंग में कि क्या पहनूं, कब पहनूं, कौन सा चीज़ ना पहनूं। तो इन चीज़ों पे वो अपना टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते। डिसीजन मेकिंग जो है वो कहते हैं मेरे पास और बहुत कुछ है करने के लिए, मैं डिसीजन मेकिंग जो एनर्जी है, टाइम है, वो है उन चीज़ों पे जो इम्पोर्टेंट हैं उन पे लगाना चाहूँगा, उन पे एनर्जी लगाना चाहूँगा इंस्टेड ऑफ दीज पेटी थिंग्स। सो जो सो कॉल्ड एंटरप्रेन्योर्स या थिंक टैंक्स जो बड़े होते हैं वो इन चीज़ों पे ज़्यादा अपना टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज़ टू मच स्टफ़, ये थर्ड कॉज है। इसमें क्या है कि हम ऑथर कहते हैं कि हम अपने घर को भर लेते हैं किन चीज़ों से, जैसे क्लोथ्स हैं, बुक्स हैं, टॉयज़ हैं, गैजेट्स हैं, जो कि हम कभी भी यूज़ नहीं करते हैं या बहुत ही कम यूज़ करते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती हैं। जैसे कंप्यूटर, मोबाइल्स, हमारे इनबॉक्स जिनके हैं कहते हैं ओवर क्राउडेड रहते हैं, ओवर फ्लडेड रहते हैं मैसेज के साथ, जो कि हम पढ़ते ही नहीं हैं, देखते नहीं हैं। और उनकी रादर मेमोरी जो है हमें भर जाती है और हमें मैसेज पॉपअप होते हैं कि मेमोरी पूरी हो गई है, इसको एक्सटेंड करिए, इसको और मेमोरी को बढ़ाइए एंड ऑल दैट। सो इस तरह से ये जो कह लीजिए ओवर क्राउडेड या ओवर फ्लडेड हम कर लेते हैं अपने आप को, बहुत ज़्यादा स्टफ़ अपने पास रख लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती है। और हम कहते हैं आज की डेट में डिजिटल गैजेट्स के इतने स्लेव्स हो चुके हैं, हम रियलिटी से बिल्कुल दूर हो चुके हैं। हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की लाइफ जो है, एक पर्सनल टच जो है, एक सो कॉल्ड सोशल लाइफ है, वो तो जो कहते हैं भूल ही चुके हैं, भूलते ही जा रहे हैं। और हमने अपने कह लीजिए एक फिंगर टच पे सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। कुछ भी हमें चाहिए हम फिंगर टच से हम अपना मोबाइल से या अपने किसी गैजेट से जो कोई भी चीज़ को एट द दैट कैन बी सर्व्ड एट योर डोर स्टेप। सो इस तरह से सब कुछ इजी हो गया है, लेकिन इस चक्कर में जो है कि हमारा जो इंटरेक्शन विद अदर इंडिविजुअल्स वो बिल्कुल ही कम होता जा रहा है। और इससे क्या होता जा रहा है, आपकी जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, जो मेंटल इश्यूज जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये जो गैजेट्स हैं ये हमें वो इमोशनल टच या एक इमोशनल जो फीलिंग जो हमारी इंडिविजुअल हमें मिलती है या हम दे सकते हैं, ले सकते हैं, वो नहीं मिलती है। और ये जो हम अपने घरों को इन गैजेट्स के साथ भर रहे हैं, इनका कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कि मोबाइल में हम इतने सारे ट्वीट्स, ब्लॉग्स, कमेंट्स, वीडियोस, आर्टिकल्स भर लेते हैं, इनको हम देखते भी नहीं हैं, इनका कोई हमारी लाइफ में पर्पस नहीं है, यूज़ नहीं है। सो हमें इन चीज़ों का इस तरह से ओवरलोड करना, ओवर स्टफ़ करना अपनी लाइफ को, हर एक आपकी लाइफ में, हर एक पार्ट में ऑफ लाइफ के, तो इसका इट्स ऑफ नो यूज़। और रादर इनका हमारे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पे इन टर्म्स ऑफ कहते ही हमारा टाइम, एनर्जी वेस्ट करते हैं, एज वेल एज हमारी प्रोडक्टिविटी को भी ख़राब करते हैं। हमारी एंग्जाइटी और नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर आती हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं कि फेसबुक पे हमने किसी दोस्त को देख लिया कि वो बहुत खुश है, तो हमें लगता है कि मेरी लाइफ तो बहुत ख़राब है, मैं तो इसके मुकाबले में मैं तो बहुत दुखी हूँ, या मेरी तो लाइफ में बिल्कुल ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, बहुत ख़राब चल रहा है। या दूसरा कि मैं शायद मुझे ये घड़ी ख़रीद लेनी चाहिए, ये फिटनेस घड़ी, ताकि मैं अपना मॉनिटर कर सकूं अपनी हेल्थ को, मैं जल्दी नहीं मरना चाहता। ऐसी थॉट्स आनी
दिमाग में, या कि मैंने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना था, वो मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना रह गया, पता नहीं उसमें कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी होगी, वो मेरी मिस हो गई। मतलब वो इस तरह की थॉट्स आना जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जिसका कोई कह लीजिए कोई आपके साथ डायरेक्ट लिंक नहीं है, या उन थॉट्स का किस तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे पड़ता है, आपकी थॉट्स का, और फिर अल्टीमेटली आपकी आपकी फ़िज़िकल वेलबींग पे असर पड़ता है। और हमें जो कह लीजिए सब कुछ इम्पॉर्टेंट फील होता है, अर्जेंट फील होता है कि हम हर एक मैसेज, हर एक मेल को देखें, रीड करें और उसको आंसर करें, और हर एक गैजेट जो मार्केट में आता है वो हमारे पास होना चाहिए ताकि कुछ छूट ना जाए या किसी से पीछे ना रह जाएं, दिखाने के लिए एक सेंस ऑफ अपने ईगो सेटिस्फेक्शन एंड ऑल दैट होता है। और लेकिन इस चक्कर में हो क्या रहा है, हम अपने सराउंडिंग से, लोगों के साथ अपनी अटैचमेंट जो है वो हमारी ख़त्म होती जा रही है। और लेकिन हमारे जो इस चक्कर में जो माइंड में क्लटर हो रहा है इकट्ठा, वो हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि उसका हमारे पे कितना नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है या पड़ेगा आने वाले टाइम में। बिकॉज़ ये जो इन्फॉर्मेशन का ओवरफ्लो हो रहा है, ये हमारे आने वाले टाइम में हमारे इमोशनल स्टेट जो है हमारी, या इमोशनल या फिज़िकल स्टेट है, उस पे इसने नेगेटिव इम्पैक्ट अभी भी डाल रहा है और आगे भी डालना है। हम इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, और इस चक्कर में हम अपनी जो वैल्यूज़ हैं, लाइफ की प्रायोरिटीज़ हैं, उसको भी भूलते जा रहे हैं और भूल रहे हैं। फिर इसमें कहते हैं ऑथर के, फिर इसका हल क्या है या हम कर क्या सकते हैं? तो इसमें दो ऑप्शंस हैं कि या तो हम अपने आप को फिर वही बैकस्टोन एज में ले जाएं, पिछले वही ज़माने में चले जाएं जैसे हमारे एंसेस्टर्स करते थे या वो चलते थे। कहते लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। जो सॉल्यूशन है वो तो हमें आज की डेट में, आज के हालात में ही निकालना चाहिए, या वो उसी आज की डेट में ही जो हम चल रहे हैं वैसे ही करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम पिछली सदी में या पिछले किसी ज़माने में चले जाएंगे और उस हिसाब से अपने आप को जीना शुरू कर देंगे। तो आज की डेट में फिर हम कैसे इस सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, ठीक कर सकते हैं? तो उसमें कहते हैं कि हमें डीक्लटर करना पड़ेगा इस सारे स्टफ को, और डीक्लटर करने से क्या होगा कि हमारे पास टाइम बचेगा, और ये जो टाइम होगा वो कैसे बचा पाएंगे हम? जो अपने ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इन पे जो टाइम स्पेंड करते हैं उनको कम कीजिए, उनको रिड्यूस करिए, और वो फिर उसका फ़ायदा क्या होगा? हमारी जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी जो हमारी आती है वो रिड्यूस होगी। और हम वरी किन चीज़ों पे ज़्यादातर करते हैं? हम आज की डेट में हमारे जो इश्यूज़, कंसर्न जो ज़्यादातर रहते हैं, नो डाउट कुछ कंसर्न्स हमारे जेन्युइन भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे कंसर्न जो सो कॉल्ड जिनका कोई हमारे साथ डायरेक्ट लिंक नहीं होता, कि जैसे कि दैट इज़ सो कॉल्ड क्लटर, जो कि दैट इज़ नॉट ऑफ अवर डायरेक्ट कंसर्न, जिसमें कुछ इस तरह से हैं जैसे कि हेल्थ है, और जॉब्स हैं, किड्स हैं, इकॉनमी है, रिलेशनशिप्स हैं, व्हाट अदर थिंग्स पीपल थिंक्स अबाउट अस, टेररिज्म है, पॉलिटिक्स है, कहीं फ्लड्स आ गए, पास्ट में क्या हुआ, हमारे पेन्स क्या थे, हमारे फ्यूचर में क्या होगा। ये जो सारे वरीज़ हैं, ये जो हम दिमाग में हमारे घूमती रहती हैं चीज़ें या बातें, हम थॉट्स चलते रहते हैं, या हम इसको क्लटर कहेंगे, ये चलता रहता है। तो हमें ये जो हैं इनको स्टॉप करना पड़ेगा, इनको बारे में इनको थोड़ा इनको पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा, और इनको स्टॉप इन द सेंस कि इनको कंसंट्रेट करके इनको थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा विलिंगली। और वो कैसे करेंगे उसको आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। और लेकिन ये है कि ये सारी जो चीज़ें हैं अल्टीमेटली हमारे कारण बनती है हमारी सफरिंग का और अनहैप्पीनेस का लाइफ में। फोर्थ कॉज जो बताया ऑथर ने, दैट इज़ नेगेटिव बायस। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है पिछले कहते 600 मिलियन ईयर से इवॉल्व हो रहा है, और इसमें लेकिन एक बात कॉमन ही है जो कि आज तक वैसी चल रही है, दैट इज़ द सर्वाइवल, जो कह लीजिए मोड है, सर्वाइवल मोड ऑफ द ह्यूमन बीइंग या रेस,
उसमें जो सिस्टम है वही पुराने वाला ही चल रहा है, वो सेम ही चल रहा है, रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड करने का, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। हमारे जो ब्रेन है उसमें 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में 1 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, और इन सभी को आपस में कनेक्टिंग लिंक या इनका नेटवर्क जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं, वो 100 ट्रिलियन सिनेप्सिस होते हैं या जॉइनिंग लिंक्स होते हैं, जिनके थ्रू ये आपस में जुड़े होते हैं। ये बहुत एक स्मूथ एंड नो डाउट कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, जो कि बड़ा सो कॉल्ड नेचर ने बड़ा एक सिस्टमेटिकली बनाया हुआ है, जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई आपस में कोई ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें कोई कन्फ्यूजन हो। बड़ा स्मूथली है सिस्टम, नो डाउट कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये सारा जो सिस्टम बनाया हुआ है, इसमें जो देखने वाली बात है कि ये सिस्टम में इतना कुछ होने के बावजूद अनफॉर्चुनेटली हम इस पे जो हमारी थॉट्स दिमाग में आती हैं उस पे हमारा कंट्रोल बहुत कम है। जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि जो क्लटर हम दिमाग में इतना कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, और ये जो हमारा नेचर ने, मदर नेचर ने जो हमारा एक हमारे सर्वाइवल के लिए सिस्टम बनाया हुआ है, दैट इज़ फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम। इसमें क्या होता है फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम में, क्योंकि पुराने टाइम में जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो केव्स में रहते थे, जंगली जानवरों का उनको ख़तरा रहता था लाइफ का, तो हमारी जो ब्रेन था वो दो तरीके से रिएक्ट करता था, आइदर फाइट और फ्लाइट, या तो लड़ाई करके बचो या फिर अगर लगता है कि ख़तरा ज़्यादा तो फिर भाग जाओ। तो ये जो दो तरह के मोड थे सर्वाइवल के, फाइट एंड फ्लाइट। तो इस तरीके से जो हमारा कह लीजिए ब्रेन जो है तब भी रिस्पॉन्ड करता था, वो आज की डेट में भी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आया है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जैसे हमने बात की न्यूरॉन्स की और उनके कनेक्टिंग लिंक्स की, वो पहले भी ऐसे ही था, अभी भी वैसे ही है। लेकिन इसमें ब्रेन जो है हमारे साथ ट्रिक खेलता है, हमारे साथ एक वो ट्रिक किस तरह से खेलता है कि ये ओवर एस्टिमेट करता है हमारे जो थ्रेट्स होते हैं, और अंडर एस्टिमेट करता है अपॉर्चुनिटीज़ को, और एज वेल एज अंडर एस्टिमेट करता है हमारी रिसोर्सेज को। इस तरीके से ये जो है हमारे जो हमारे साथ ये ट्रिक करता है, गेम प्ले करता है सर, टू जस्ट फुलफिल द नीड ऑफ फाइट एंड फ्लाइट, जो हमारा एक सर्वाइवल मेथड है। लेकिन इस चक्कर में होता कि ये इसका एक नेगेटिव बायसनेस जो है कि वो डेवलप होती है, जिसमें होता क्या है कि हमारी टेंडेंसी बढ़ जाती है हमारी सोचने की टुवर्ड्स नेगेटिव थिंग्स। हम बाय डिफ़ॉल्ट जो है हम नेगेटिव थॉट्स के प्रति हमारी टेंडेंसी या बायसनेस बढ़ जाती है। कुछ भी हमारी लाइफ में हो तो हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है हम नेगेटिव उसके जो हैं रिज़ल्ट्स के बारे में सबसे पहले सोचते हैं, या उसकी तरफ हमारी इंक्लिनेशन बढ़ती है। हमारी जो नेगेटिव स्टिमुलाई हैं या नेगेटिव कोई हमारा स्टिमुलस आता है, हमारी जो बॉडी है उसको पहले रिस्पॉन्ड करती है और ज़्यादा रिस्पॉन्ड करती है। ब्रेन भी जो है इंक्लाइन करता है ज़्यादा और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाता है नेगेटिव स्टिमुलस को एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव स्टिमुलस। और इस तरह से ही कहते फिर हमारा जो है ब्रेन है वो हार्डवायर हो जाता है ओवर थिंकिंग के लिए, वरी के लिए या नेगेटिविटी के लिए, जो कि अल्टीमेटली हमारा ओवरऑल हमें एक नेगेटिव स्पायरल में ले जाता है। सो इस वजह से फिर क्या होता है कि हमें जो कोई भी थ्रेट है वो ज़्यादा थ्रेट लगती है, कोई भी चैलेंज है वो हमें ज़्यादा बहुत बड़ा चैलेंज लगता है। इसका फिर नेगेटिव बायसनेस का ये हमें नेगेटिव इफेक्ट या उसका एक बुरा असर पड़ता है हमारे पे। और ये जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं ये माइंड में इस तरह से महसूस करवाती हैं कि ये रियल हैं, और उस तरह से फिर जो बॉडी हमारी है रिस्पॉन्ड करती है। कई तरह की बीमारियां हमारे पॉप अप हो जाती हैं हमारे बॉडी में। लेकिन कहते हैं अभी हम
क्योंकि हम काफ़ी इवॉल्व कर चुके हैं पुराने एंसेस्टर्स के कंपेरेटिवली। आज हम केव्स में नहीं रह रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अवर एंसेस्टर्स। बहुत इवॉल्व कर गई है हमारी सोसाइटी, बढ़िया हमारी जो कह लीजिए वी आर सिक्योर एनफ, सिक्योरिटी वाइज हमें किसी तरह का थ्रेट नहीं है लाइफ को जैसे हमारे एंसेस्टर्स को होता था। तो हमें अब उस तरह का नेगेटिविटी हमें नहीं होनी चाहिए, या उस तरह का क्लटर हमारे माइंड में नहीं होना चाहिए जैसे पहले था या होता था। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा क्लटर और बढ़ता जा रहा है। तो फिर कहते हैं इसका हल क्या है या इसका सल्यूशन क्या है? तो इसका सल्यूशन ऑथर कहते हैं एक ही है, दैट इज़ माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब क्या है? माइंडफुलनेस का मतलब है कि बी इन द प्रेजेंट। बी इन द प्रेजेंट इज़ द माइंडफुलनेस। इसका मतलब कि आप जो अपनी थॉट्स हैं उनको आप प्रेजेंट में रखिए। आप अपने फ्यूचर के बारे में मत सोचिए, आप अपने पास्ट के बारे में मत सोचिए। बी इन द प्रेजेंट। जब आप बी इन द प्रेजेंट में होंगे, आपकी थॉट्स प्रेजेंट में होंगी, तो ऑब्वियस आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे, पास्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आपकी जो नेगेटिविटी है वो नहीं जाएगी। क्योंकि जो नेगेटिविटी है वो आप तभी होते हैं, या आपकी फ्रस्ट्रेशन नेगेटिविटी एग्जैक्टली तभी होती है आपको जब आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं या आप अपने पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं। तो इस चीज़ को आपको प्रैक्टिस कैसे करना है? मेडिटेशन के साथ करना है। जैसे इसको आप मेडिटेशन को आप इस मेडिटेशन करके इसको माइंडफुलनेस को आप इसको अपने आप में इम्बाइब कर सकते हैं, इसको आप बढ़ा सकते हैं इस प्रैक्टिस को, और एक जस्ट लाइक मसल इसको आप डेवलप कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ये जो है एक माइंडफुलनेस है, दिस इज़ द ओनली वे बाय विच वी कैन declutter our mind, declutter our thoughts. So by having by being in the present moment. So by this way ये जो कॉन्सेप्ट है बीइंग इन द प्रेजेंट, ये नो डाउट सिंपल है, लेकिन इसको करना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे आपको आएगा, सीखेंगे आप। लेकिन नो डाउट आप सीख सकते हैं या सीख ही जाएंगे, क्योंकि इस बुक में जो 4 स्टेजेस में, 4 स्टेप्स में अलग अलग हैबिट्स और स्ट्रेटजीज़ दी हैं, वो अगर हम फॉलो करते हैं, उनको एग्जीक्यूट करते हैं, तो नो डाउट हम इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। और आने वाले चैप्टर्स में हम उसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे करते हैं। अब इस फर्स्ट सेक्शन में 4 हैबिट्स ऑथर्स ने डिस्कस किए हैं कि कैसे हम अपने थॉट्स को डीक्लटर कर सकते हैं। आज तो हमने रीजंस डिस्कस किए हैं, 4 कॉजेज़ ऑफ मेंटल क्लटर। तो नेक्स्ट एपिसोड से हम जो 4 हैबिट्स हैं, एक एक करके हम हैबिट्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम वो हैबिट्स को अपने लाइफ में इम्बाइब करके ये जो सो कॉल्ड मेंटल क्लटर है, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस 4 कॉजेज़ ऑफ मेंटल क्लटर, जो कि फर्स्ट सेक्शन है, डीक्लटर योर थॉट्स इस बुक का। बुक को ऑथर्ड बाय J.S. Scott एंड मैडम बैरी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए। उम्मीद करता हूँ काफ़ी लर्निंग्स आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ, और कमेंट कर सकते हैं आप मुझे कि अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए या कुछ मैं और तरीके से आपकी हेल्प कर पाऊँ, कुछ और बढ़िया तरीके से इनपुट दे के आप मुझे उस तरीके से गाइड कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।